India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। पेगासस का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के आधार पर नई अर्जी दाखिल, खबर का संज्ञान लेने का अनुरोध, एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की अपील। विक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक। कोर्ट ने रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर करने को कहा। गुरुग्राम नमाज मामले में सीजीआई हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत। तरुण तेजपाल मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को खुद को किया अलग, कहा गोवा सरकार की ओर से मामले में हुए थे पेश। सुनवाई अब अगले सप्ताह दूसरी बेंच करेगी। India Legal presents Courts Roundup. पेगासस मामले के याचिकाकर्ताओं में से एक वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। शर्मा ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर है उस पर संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए पूर्व जज की निगरानी में पहले ही एक कमेटी बना रखी है। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए दायर अर्जियों में से एक के याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और पूरक अर्जी लगाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर अर्जी का ये हलफनामा दाखिल किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी। शर्मा ने इस आधार पर मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए। अर्जी में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए $2 बिलियन के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस की खरीद की थी। सुप्रीम कोर्ट में मूल पेगासस मामले की याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने ये याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग पर पहले ही रोक लगा चुका है। उस दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट को बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने लोकुर आयोग के द्वारा किसी भी तरह की जांच पर रोक लगाते हुए जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। साथ ही पश्चिम बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपने कहा था कि आप अब जांच कार्य में कुछ नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि आपके आदेश के मुताबिक हमने आयोग को इसकी जानकारी दी थी। कोर्ट का आदेश है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक आयोग जांच नहीं करेगा। सिंघवी ने सीजेआई से कहा कि आप आयोग को भी नोटिस जारी कर दें। दरअसल ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय आयोग के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के बंगाल सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के बाद भी जांच प्रक्रिया जारी करने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में पेगासस मामले की जांच के लिए आयोग बनाए जाने के आदेश को निरस्त करने की भी मांग अपनी याचिका में की है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन।
इधर ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया गया है। तब तक पंजाब सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब मजीठिया खुलकर पंजाब में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दरअसल पंजाब में 20 फरवरी को मतदान देखते हुए ये राहत उनको दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को कोर्ट में सरेंडर कर रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर करने को कहा है। इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नजदीक इस तरह का केस दर्ज करने की भी चिंता जताई है। नशा तस्करी मामले में फंसे वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 23 फरवरी तक शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। वहीं मजीठिया को 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो ड्रग्स मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद शिरोमणि अकाली दल नेता मजीठिया की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी को मजीठिया निचली अदालत में समर्पण करके नियमित जमानत की मांग करे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को नसीहत भी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी छवि न बनाएं कि आप राजनीतिक उद्देश्य से प्रतिद्वंदियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मजीठिया को चुनाव प्रचार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सोमवार को मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक का अंतिम दिन रहा। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में 31 जनवरी तक गिरफ्तारी समेत अन्य सख्त कदम न उठाएं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के सामने मजीठिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक दुश्मनी साधी जा रही है। मजीठिया को पिछले 20 दिसंबर को ड्रग्स से संबंधित एनडीपीएस एक्ट के तहत नामजद किया गया था। 24 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले 10 जनवरी को हाई कोर्ट ने मजीठिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। 12 जनवरी को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। बाद में गिरफ्तारी से राहत 18 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। बिक्रम मजीठिया पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जज जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया की याचिका पर सुनवाई की। मजीठिया पंजाब में मजीठा और अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट में वो पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रत्याशी हैं। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा की 117 सीटों पर मतदान होगा और 10 मार्च को परिणाम घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को खुद को उन्होंने अलग कर लिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो 2015 में इस मामले में गोवा सरकार की ओर से पेश हुए थे। इसके बाद मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह दूसरी बेंच करेगी। दरअसल तरुण तेजपाल सहयोगी कर्मचारी से लिफ्ट में यौन उत्पीड़न मामले में फंसे थे। उनके द्वारा अपील की गई थी कि मामले की इन कैमरा सुनवाई कराई जाए। इसमें कहा गया था कि सुनवाई बंद कैमरे में हो, जबकि उन्होंने इसके बाद कहा कि हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और इसी मामले को चुनौती देते हुए याचिका डाली गई थी, जिस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई को सुनवाई करनी थी। 2013 के इस यौन उत्पीड़न मामले में चल रही सुनवाई बंद कमरे में कराए जाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। गोवा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान तरुण तेजपाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि देश को जानने का हक है कि उस लड़की पीड़िता के साथ क्या व्यवहार किया गया था। हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 24 नवंबर 2021 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। सत्र न्यायालय ने तरुण तेजपाल को इस मामले से 21 मई 2021 को बरी कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिसके बाद तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक ने बंद कमरे में सुनवाई की मांग की थी। 21 मई 2021 को गोवा की सत्र अदालत ने तहलका मैगजीन के प्रधान संपादक
तरुण तेजपाल को रेप के मामले में बरी कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5 सितारा होटल के लिफ्ट में अपनी सहकर्मी पर यौन हमला किया। इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। वहीं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सोमवार को हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। याचिका में गुरुग्राम में निर्देशित खुले स्थानों पर मुस्लिम समुदाय को नमाज अदायगी से रोकने के मामले में उनकी कथित निष्क्रियता के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। जयसिंह ने कहा कि ये केवल समाचार पत्रों के रिपोर्टों पर आधारित नहीं है। हमने स्वयं शिकायत दर्ज की है। हम एफआईआर को लागू करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस अदालत ने निवारक उपाय निर्धारित किए हैं। सीजेआई ने कहा कि मैं इस पर गौर करूंगा और तुरंत उचित बेंच के सामने पोस्ट करूंगा। याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक संजीव कौशल आईएएस और पीके अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अवमानना कार्रवाई की मांग का आधार ये है कि हरियाणा के अधिकारी तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीड़ हिंसा और लिंचिंग समेत घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हाल ही के कुछ महीनों में कुछ पहचाने जा सकने वाले गुंडों के इशारे पर मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज के इर्द गिर्द घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि गुरुग्राम में इन घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने में राज्य मशीनरी की गंभीर निष्क्रियता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि अप्रैल 2021 की शुरुआत में स्थानीय निवासियों और शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को ऐसी प्रार्थना स्थलों पर इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और घृणित अभियानों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के पास शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद अवमानना करने वालों की ओर से गंभीर निष्क्रियता बनी रही और गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर हर शुक्रवार को घटनाएं तीव्रता और संख्या दोनों में बढ़ती गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 दिसंबर को उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण घटनाएं और बढ़ गई हैं और एक बड़ा समूह नमाज के विभिन्न स्थलों पर सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी और घृणास्पद नारे लगा रहा था। याचिका एडवोकेट फजल अहमद अयूबी के माध्यम से दायर की गई है और एडवोकेट आशिमा मंडला, इबाद मुश्ताक और आकांक्षा राय द्वारा तैयार की गई है। का सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक आदेश में एक व्याख्या को खारिज कर दिया कि यदि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन से व्यक्तिगत तलाशी रद्द हो जाती है तो की गई जब्ती भी नष्ट हो जाएगी। दरअसल न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 भी और सी के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा, हम इस तरह का विस्तृत दृष्टिकोण नहीं दे सकते। आरोपी को हरे रंग की पॉलिथीन की थैली में लकड़ी के कावड़ पर भांसाबेड़ा से पीथापुर गांजा ले जाते हुए पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में आरोपी ने राजस्थान राज्य बनाम परमानंद एंड अन्य पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह पर भरोसा किया। इन निर्णयों में ये माना गया है कि यदि किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना पर व्यक्ति को सूचित ये किए बिना सर्च किया जाता है कि उसका अधिकार है कि उसे तलाशी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाए और यदि वो ऐसा करने का विकल्प चुनता है तो उसके मुताबिक उसकी तलाशी लेने में विफल रहने में अवैध वस्तु की बरामदगी संदिग्ध हो जाएगी। इसके साथ ही उसके पास से बरामद अवैध वस्तुओं के कब्जे के आधार पर दोष सिद्धि और दी गई सजा को नष्ट हो जाएगी। अदालत ने कहा कि तीसरा विकल्प आरोपी को दिया गया है कि वो खुद को संबंधित अधिकारी से तलाशी लेने की अनुमति दे जो कानून का हिस्सा नहीं है। उसे अपीलकर्ता को पेश नहीं किया जा सकता और इस तरह की गई तलाशी किसी काम का नहीं रह जाती है। अदालत ने देखा कि बरामदगी एक पॉलिथीन बैग में थी जिसे एक कावड़ पर ले जाया जा रहा था, व्यक्तिगत रूप से नहीं। अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा कि वकील ये तर्क देकर की गई टिप्पणियों के दायरे को विस्तार करना चाहते हैं कि यदि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के उल्लंघन से व्यक्तिगत तलाशी को निरस्त किया जाता है तो अन्यथा की गई जब्ती भी नष्ट हो जाएगी और इस प्रकार भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह का विस्तृत दृष्टिकोण नहीं दे सकते, जैसा कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा तर्क देने की मांग की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों के बीच समझौते के बावजूद एक स्नातक लड़की का पीछा करने, यौन उत्पीड़न करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इंकार कर दिया। लड़की के खिलाफ किए गए अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि प्राथमिकता को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति ने अपराधों के लिए बाद में पश्चाताप किया है। शिकायतकर्ता की गरिमा पर गंभीर हमला है। बेंच ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता न केवल शिकायतकर्ता को रोकता, परेशान करता, डराता और धमकाता था, बल्कि वीचैट पर उसकी तस्वीरें भी प्रसारित करता था। याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ किए गए कथित अपराधों को व्यक्तिगत विवाद नहीं कहा जा सकता, ये समाज को प्रभावित करता है। प्राथमिकी में आरोप है कि जब लड़की कोचिंग के लिए जाती थी तो याचिकाकर्ता जो कोचिंग भी ले रहा था उसका पीछा करता और उसे दोस्ती करने के लिए कहता था। जब उसने मना किया तो उससे दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद उसकी मां याचिकाकर्ता के घर गई और उसके माता पिता से शिकायत की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आरोप है कि शिकायतकर्ता की शादी के बाद भी याचिकाकर्ता ने उसे प्रताड़ित किया और धमकियां देता रहा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कई लोग उसके घर आने लगे और उस पर दरवाजा खोलने के लिए दबाव डाला, ये दावा करते हुए कि वो वीचैट से आए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने उन्हें बुलाया है। जब कई लोग वीचैट साइट पर उसकी मॉडर्न तस्वीरें दिखाकर शिकायतकर्ता के घर आने लगे तो शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दावा किया गया कि शिकायतकर्ता के साथ समझौता लीड दिनांक 7 जनवरी 2022 के माध्यम से मामला सुलझा लिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पछता रहा है और उसने सुधार किया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ किए गए अपराध की प्रकृति को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि किया गया अपराध शिकायतकर्ता की गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार पर एक गंभीर हमला है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है। यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार किया है। दरअसल साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि पश्चाताप करने से आपकी प्राथमिकी जो है वो रद्द नहीं होगी। पक्षकारों के बीच समझौते के बावजूद केस आगे चलता रहेगा। तो शिकायतकर्ता की गरिमा पर गंभीर हमला, कोर्ट ने कहा है कि ये गंभीर हमला है और दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है। दरअसल यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी रद्द नहीं होगी, ये सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। आरोपी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो पक्षकारों के बीच में समझौता जो होगा उसके बावजूद भी जो केस है वो आगे चलता रहेगा। आपको बता दें कि ये कहा गया था कि जो अपराधी है, आरोपी है, वो अब पश्चाताप कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके पश्चाताप से प्राथमिकी रद्द नहीं हो सकती, इसीलिए आरोपी के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न प्राथमिकी है वो चलती रहेगी। प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के बीच में समझौता तो हो जाएगा, लेकिन जो मामला है वो चलता रहेगा। तो इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर विश्वविद्यालय के लिए एक प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने से संबंधित मामले में जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा करने के लिए 3 पूर्व अवसर दिए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय अपना हलफनामा दाखिल करने में विफल रहा। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया विश्वविद्यालय को 25 सितंबर 2020 के आदेश से 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करना था। हलफनामा दाखिल करने का समय 6 जनवरी 2021 के कन्या आदेश द्वारा बढ़ाया गया था। नए आदेश के तहत विश्वविद्यालय को 20 जनवरी 2021 के भीतर अपना हलफनामा इन विपक्ष दाखिल करना था और कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर भारत सेवाराम संघ कोलकाता को 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। याचिकाकर्ता को उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाए और तारीख से 1 पखवाड़े के भीतर भारत सेवाराम संघ कोलकाता को भुगतान किया जाए और याचिकाकर्ता यदि कोई हो तो इसके बाद के 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे। मामले को 5 सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता सुतिप्त भट्टाचार्य विश्व भारती विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और राजनीति विभाग के प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय और उसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद एक जांच की गई है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.